हेलो। आज हम बात करेंगे टेररिस्ट कौन होता है और इंसर्जेंट कौन होता है। आखिर में इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इंसर्जेंट्स हम किसे कहते हैं, किस ग्रुप को हम इंसर्जेंट्स बोल सकते हैं और किस ग्रुप को हम टेररिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं या टेररिस्ट बोल सकते हैं। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ इंसर्जेंट के बारे में बात कर लेते हैं। और डिफिनीशन से पहले हम इंसर्जेंट के बारे में, इंसर्जेंट मीन्स होता है विद्रोही। जो आदमी विद्रोह करता है, विद्रोही होता है, उसे वर्तमान सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वर्तमान सरकार के खिलाफ वो एक मूवमेंट चलाता है, उसे हम इंसर्जेंट बोल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही उसका डिफिनीशन भी है। अ पर्सन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट सिविल अथॉरिटी और एन इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मीन्स एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, एक सिविल अथॉरिटी है, उसके खिलाफ वो विद्रोह कर देता है, रिवोल्ट कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, वो इंसर्जेंट बन जाता है। तो इसके बाद से यह इस पर बहुत शानदार एक डिफिनीशन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है कि एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट एम्ड एट द ओवरथ्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थ्रू यूज ऑफ सबवर्सन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाना है जिसका एम यही है कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट जो है, अस्थाई सरकार है, उसे ओवरथ्रो कर देना, उसे हटा देना। क्यों उसे हटा देना और फिर से वहां पर एक नई सत्ता को स्थापित करना। और ये जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से हो सकता है, मीन्स वो हथियार के द्वारा ही हो सकता है, उसे हम इंसर्जेंट्स बोल सकते हैं। या इंसर्जेंसी ग्रुप्स भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के आप इलाके में जाएंगे, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप आपको मिलेंगे, जैसे कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जिसको एनएससीएन बोलते हैं। फिर एक एनएससीएन खापलांग है जिसने हमारी सीआरपीएफ पर हमला किया था 2016 में। फिर से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी उन पर किया था। फिर से उनके 67 टेररिस्ट को हमने मार गिराया था। फिर से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जिसको हम उल्फा बोलते हैं, ये पूरे असम में एक्टिव है। तो इसे हम इंसर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पूरी आर्म्ड स्ट्रगल चलाते हैं एक जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। वो चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है मीन्स भारत है, उसको वो ओवरथ्रो कर दे और वहाँ पर नई शासन का वो स्थापना करे, या फिर से वो जिस इलाके में वो मूवमेंट चलाते हैं उस इलाके में चाहते हैं कि उस देश का शासन बिल्कुल ना हो। तो इसे हम इंसर्जेंट्स बोलेंगे, इंसर्जेंसी ग्रुप बोलेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है टेररिज्म की, आतंकवाद की, तो हम इसका डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन द लीगल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। दुनिया में अभी तक कोई भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिससे हम ये पता कर सके कि आखिर में टेररिज्म का डिफिनीशन क्या है। हर देश अपने अनुसार टेररिज्म को डिफाइन करता है। बहुत देश में तो जैसे कि बहुत देशों में बहुत सारे ग्रुप को लोग बोलते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, और बहुत सारे देश उसे फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप बोल देते हैं। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है दो देशों के बीच। वो दो देश बोलते हैं कि तुम हमारे इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख रहे हो, जिससे मैं टेररिस्ट ग्रुप बोल रहा हूँ उसे तुम एक मतलब कि एक पूरी तरीक़ा से फाइटर ग्रुप बोल रहे हो, उसे आप स्वतंत्रता सेनानी का ग्रुप बोल रहे हो। तो वहीं पर दो देश में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर इंडिया में पूरी तरीक़ा से बात करेंगे, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस पर एक डिफिनीशन बनाया उसे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक एक्ट बनाए, एक कानून बनाए जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशंस एक्ट, यानी अनलॉफुल, जिसे शॉर्ट में यूएपीए कहा जाता है। और आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने इस समूह के ऊपर यूएपीए के द्वारा गिरफ्तार कर लिया, इस व्यक्ति को यूएपीए के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। तो यूएपीए में ही डिफिनीशन दिया गया है टेररिज्म का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के अनुसार चलती है, वो इसी के अनुसार टेररिज्म को डिफाइन करती है। तो यूएपीए के सेक्शन 15 में डिफिनीशन दिया गया है कि डिफिनीशन टेररिस्ट का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, टेररिस्ट का डिफिनेशन होता है whoever डज एनी एक्ट विथ इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और विथ इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन
कंट्री मीन्स जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या खतरे में डालने के इरादे से या भारत में या किसी भी विदेशी देश के लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पर हमला करने या आतंक पर हमला करने की संभावना के इरादे से कोई कार्य करता है तो उसे हम आतंकवादी मानेंगे। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही बोलता है। तो जैसे कि अगर आप कोई एग्जांपल दें, जैसे कि आप जो 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि करीब करीब 200 से अधिक लोग मरे थे, वो एक टेररिस्ट घटना थी। फिर से 26 से 11 मुंबई हमला जिसमें आम निर्दोष लोगों को मारा गया था, 200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया था 2008 में, वो एक टेररिस्ट घटना थी। तो यहाँ पर बहुत सारा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा आप क्यों कह सकते हैं कि मतलब कि कोई भी जैसे लोग हुआ, एक इंडिपेंडेंट समूह हुआ, वो गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट किसी इलाके में किसी लोग के खिलाफ क्रूरता कर रही है, किसी लोग को मार रही है, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तरह तहत किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट वहाँ पर अच्छे से लोग की देखभाल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है। तो आप बोलेंगे कि यूएपीए में बिल्कुल मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स है उसे बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशन में इनेक्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। ये आर्टिकल, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है उसे हम आर्टिकल 51A भी कहते हैं और ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसे हम रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप जैसे कोई भी न्यूज़पेपर होता है, कोई भी बुक्स होता है, वहाँ पर आप किसी भी समूह के खिलाफ लिखते हैं और गवर्नमेंट ने उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी करार दे दिया और आप उसके समर्थन में लिखे जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़ चैनल्स में बोलते जा रहे हैं, और एक दिन पुलिस आता है और आपको उठा ले जाता है और यूएपीए के तहत आप पर केस दर्ज कर देता है और आप जेल में बंद कर दिए जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारी फंडामेंटल जो राइट्स है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसका बिल्कुल भी सरकार ख्याल नहीं रख रही है। तो सरकार कहती है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या लिखा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द प्री इमिनेंट नेशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। मीन्स भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के सभी नागरिकों की प्रमुख राष्ट्रीय दायित्वों में से एक है। और भारत के जैसे बहुत ऐसे भारत में समूह है, जैसे बहुत सारे ऐसे कश्मीर में ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जो भारत की संप्रभुता को बिल्कुल नहीं मानते, एकता को बिल्कुल नहीं मानते, वो अखंडता को बिल्कुल नहीं मानते। वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को हमें एक अलग कंट्री का दर्जा दे दे। तो अगर आप उन जैसे समूहों के पक्ष में अगर न्यूज़पेपर में लिखते हो, आप बुक्स में लिखते हो, आप टेलीविज़न चैनल्स पर बोलते हो, आप यूट्यूब चैनल्स पर अपने कमेंट करते हो, तो अगर आपको गवर्नमेंट आती है, अगर आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसमें आप बोलेंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, बस मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एक न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है, टीवी चैनल में मैंने बोला है, एक बुक्स में बस एक मैंने आर्टिकल छोटा सा मैंने इंक्लूड कर दिया, उस पर आप मुझे यूएपीए के धारा क्यों कर सकते हो? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बिल्कुल भी नहीं माना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको पूरी तरीक़ा से गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ पर बात करना जरूरी है आखिर में टेररिस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप बहुत सारे हैं। यूएपीए के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप में डाला है, जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल। इसका मानना है कि पंजाब जो हमारे स्टेट है वो उसे एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे बिल्कुल भी हमारे संप्रभुता को नहीं मानता, हमारे एकता को नहीं मानता, हमारे अखंडता को नहीं मानता, तो बिल्कुल हम इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन इसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। जैसे मोहम्मद इसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिमी बोलते हैं, इसे भी हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर में इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले बात हम इंसर्जेंट्स के प्राइमरी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंसर्जेंट्स का प्राइमरी फीचर्स होता है कि ये लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। टारगेट ये सिर्फ अपना टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस पर करता है एंड स्टेट अपरेटस पर करता है। मीन्स जो इंसर्जेंट्स ग्रुप जो होता है
वो बिल्कुल भी टारगेट किस पर करते हैं, जैसे कि आप उल्फा को देखेंगे, आप नक्सलाइट मूवमेंट को देखेंगे, ये एक इंसर्जेंट्स ग्रुप है। ये पूरी तरीके से ये आम लोगों को हार्म नहीं पहुंचाता है, आम लोगों पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता है। इसकी प्राइमरी एनिमी जो होती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, जैसे कि सीआरपीएफ। जैसे कि आप देखते होंगे कि बस्तर में सीआरपीएफ पर हमला कर दिया जाता है, फिर से एसएसबी सशस्त्र सीमा बल पर हमला कर दिया जाता है। तो ये लोग जो होते हैं इंसर्जेंट्स, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, और स्टेट अपरेटस यानी जो देश की जो मशीनरी की हिस्सा होती है, जैसे कि बहुत सारे आईपीएस को हॉस्टेज बना लेना, आईएएस का अपहरण कर लेना, बहुत बड़े मतलब कि इलाके में जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसे उड़ा देना। तो ये लोग सिर्फ प्राइमरी फोकस करते हैं स्टेट की एसेट पर। ये पब्लिक बिल्कुल भी, जैसे आम लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं मारते हैं। हाँ, अब बहुत ऐसे इसमें एक्सेप्शन आ जाता है कि बहुत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप लोगों को भी हार्म पहुंचा देते हैं, लोगों पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन ऐसा 90% केसेस देखने में आया कि इंसर्जेंट्स जो ग्रुप होते हैं वो लोगों पर बिल्कुल भी हमला नहीं करती। उनकी प्राइमरी एनिमी जो होती है वो एज अ स्टेट होती है। वो दे वर्क टू मोबिलाइज द पीपल, एक्वायर पॉपुलर सपोर्ट एंड इवेंचुअली ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। इनका जो प्राइमरी एम होता है कि एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। तो ये लोग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 100-200 लोग मिलकर मिलकर और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते, नहीं। ये पॉपुलर सपोर्ट के लिए जनता के बहुत बड़े इलाके, जैसे आप बस्तर में जाएंगे नक्सलाइट मूवमेंट, तो वहाँ पर बहुत ऐसे इलाका में जो वहाँ के लोग होते हैं, आदिवासी ट्राइबल लोग होते हैं, उस नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो पॉपुलर सपोर्ट में उसको मिलता है, तभी वो अपना काम कर पाता है, लोगों को मोबिलाइज करता है, लोगों को अपने पक्ष में लाता है, तभी वो काम करता है। और जो एक इंसर्जेंट ग्रुप होता है वो बहुत दिनों तक काम करता है। मीन्स आप अगर बात करें पिछले नक्सल मूवमेंट के बारे में, तो पिछले करीब करीब 60 साल 70 साल से अपने देश में एक्टिव है वो। और गवर्नमेंट उस पर पूरी तरीके से स्ट्राइक करती है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो उसकी फुटप्रिंट मिल ही जाती है। तो इंसर्जेंट्स, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप जो होता है वो कोई भी ऐसा बड़ा नहीं होता है, और वो टारगेट सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं करता है। वो उसकी प्राइमरी एनिमी एज ए स्टेट भी होती है, आम लोग भी होते हैं। जैसे उसका हम एग्जांपल देखेंगे टेररिस्ट ग्रुप है। टेररिस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े, एक तरीक़ा से कह सकते हैं, डरपोक मिजाज के होते हैं। उनका कोई भी प्राइमरी फोकस नहीं होता है, ऐसे वो सन की मानसिकता के होते हैं, वो ऐसा पागल होते हैं मेरे अनुसार। क्योंकि वो लोग जो होता है टेररिस्ट, वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, आम लोगों को मारता है। जैसे आप 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में देखेंगे। फिर से 26/11 जो ताज अटैक होता है ओबरॉय होटल नरीमन पॉइंट पर हुआ था, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर हुआ था, 200-300 से अधिक लोग मरे थे। तो वहाँ पर आम लोगों को टारगेट किया था। तो ये टेररिस्ट करते हैं, टेररिस्ट समझते हैं कि आम लोग को टारगेट कर देंगे तो स्टेट झुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर टारगेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट करते हैं स्टेट मशीनरी पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, स्टेट एसेट्स पर। जिससे कि क्या होता है, जिससे कि उनकी कुछ प्राइमरी आइडियोलॉजी हमें पता चलती है। जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट हुआ, तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट मजबूर होकर, या गवर्नमेंट बोलती है कि आप कब तक ही अपना मूवमेंट चलाएंगे, आपके साथ आइए, हम समझौता कर लेते, कुछ एग्रीमेंट कर लेते। जैसे भारत ने बोडोलैंड में बहुत सारे जो इंसर्जेंट्स ग्रुप थे उसके साथ गवर्नमेंट ने समझौता किया, नागालैंड में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप थे उनके साथ समझौता किया, पीस ट्रीटी साइन किया, फिर से अभी वो काम कर रहे हैं। तो इंसर्जेंट्स ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ स्टेट को एनिमी मानते हैं। लोग जो होते हैं, लोग उनके सपोर्ट में आते हैं। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप होता है, वो टेररिस्ट ग्रुप किसी के वो मोबिलाइज नहीं करते, उसको पॉपुलर सपोर्ट बिल्कुल भी हासिल नहीं होता है। वो सिर्फ एक सन की मानसिकता के लोगों का समूह होता है जो सिर्फ लोगों को मारना जानते। जैसे कि ये बुरहान वानी को देखेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जिसे मार दिया गया। आप आम जनता को मारकर ऐसा सोचते हो कि आप अपना एम को पूरा कर पाओगे? तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं वो अपने पूरा एम को नहीं पाती हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि 30% 40% एम को पा जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट साथ पीस ट्रीटी साइन करती है। गवर्नमेंट पीस ट्रीटी साइन करती है तो कुछ अपना आर्टिकल में उनको स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करती है उस पूरे एरिया के लोगों को, जिस एरिया में वो इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव रहता है, जिनके लोगों के बीच वो काम करता है, तो उनको काफ़ी चीज़ की सहूलियत भी गवर्नमेंट देती है। लेकिन आप टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो टेररिस्ट ग्रुप के साथ गवर्नमेंट कोई ट्रीटी साइन नहीं करती है, कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं करती है, कोई डायलॉग साइन नहीं करती है। नो टॉलरेंस का यहाँ पर गवर्नमेंट
पॉलिसी रखती है, इसलिए इनका हारना बिल्कुल भी एकदम निश्चित है। वो आज हारे, कल हारे, परसों हारे, 5 साल बाद हारे, 10 साल बाद, लेकिन इनका हारना बिल्कुल भी निश्चित है, क्योंकि ये लाखों की बड़ी जो सेना है उनसे बिल्कुल भी ये नहीं जीत सकते हैं। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, और इस वीडियो को PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।